morning students. Students, we are doing unit 7th and that is current challenges facing Indian economy, and in this unit we are doing our topic infrastructure. There are two kinds of infrastructure that we have discussed it earlier, that is economic infrastructure and social infrastructure. Today we will talk about social infrastructure, and in social infrastructure we are going to start that the topic that is really very important, health. Health students according to WHO, आप सबको पता है, आपने फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ा हुआ है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेल-बीइंग, and of course it is free of diseases, that a person should be fit and fine, whether we will talk about physical health or mental health, right? You all know that. Now, what is the importance of health in Indian economy? In any economy we can say that health actually, students, is a very important, is a vital element that we will discuss today. अगर एक इकोनॉमी में अगर एक पर्सन हेल्दी है तो हेल्दी होने के साथ क्या होगा कि वो जीडीपी में फुल पोटेंशियल के साथ काम करेगा, फुल कैपेबिलिटी के साथ काम करेगा, और जो हमारा मेन मोटिव होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट को जो हम देखते हैं, दैट ऑल विल बी कवर्ड इन दिस, राइट? तो हेल्थ is equally important as economic infrastructure is important, right? Now, health is that what health is? Health is the ability to realize one's potential. Health से क्या पता चलेगा कि एक पर्सन के पोटेंशियल का पता चलता है. अगर एक पर्सन हेल्थी है, एक बीमार पर्सन है, तो दोनों की कैपेबिलिटी में, दोनों के आउटपुट में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर कट विजिबल हो जाएगा. एंड हेल्थ इज रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेल्थी पर्सन है वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा और इक्वली अपना रोल प्ले कर पाएगा इन एनी इकोनॉमीज growth and development. Next is government. That is the basic thing that the government should ensure the health facilities that will be provided to the people. कि किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज, किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं. ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, आपने इस माइंड में अपना ये भी ध्यान देना है कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ केयर सेंटर्स भी ओपन हो. रादर जो न्यूट्रिशन है उस पर भी हम लोगों को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, राइट? नाउ हेल्थ जो स्टेटस है वो किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं? अब मेजर करना, देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से इंडेक्सेस को हम फॉलो करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय बर्थ, की जब एक बच्चा बॉर्न होता है, एक इन्फेंट होता है, न्यूली बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, कि वो कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितनी उसमें इम्यूनिटी पावर है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमें पता चलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस इकोनॉमी का कितना है. यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो न्यूली बॉर्न बेबी को डिलीवर करने वाली मदर्स होती हैं, वो उनका जो डेथ रेट है वो कैसा है, उनको किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन इट. दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. न्यूट्रिशनल लेवल कितना है अलॉन्ग विद द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कि किस तरह के एक जो हेल्दी बॉडी है वो कम्युनिकेबल, मतलब जो इम्यूनिटी उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग डेवलप है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है. तो इन सारे फैक्टर्स से हमें पता चलता है कि एक इकोनॉमी का हेल्थ का स्टेटस कैसा है,
राइट। तो इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करके हमें पता चलेगा दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको करने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा अगर बैक पे जाएं, जैसे हमने कि इंडियन इकोनॉमी के स्टार्टिंग में किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट का क्या रोल रहा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी की हेल्थ कैसी थी। आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या डिस्पेंसरीज वगैरह इतनी ज़्यादा ओपन अप नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स ओपन अप थे। तो गवर्नमेंट के सामने भी ये एक चैलेंज था कि किस तरह से हेल्थ स्टेटस को मेंटेन किया जा सकता है या अगर कोई डिजीज स्प्रेड होता है तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट के सामने ये भी एक चैलेंज था, राइट। तो अब तब से लेके अब तक का अगर हम देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा एक्सपेंड किया है, तब से अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करते हैं और अब तक का अगर हम पूरा डाटा को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें वहाँ के हेल्थ स्टेटस का, हेल्थ क्राइटेरिया स्टेटस का कंप्लीट नॉलेज होगी इसको एनालाइज करके। हाँ जी, टेबल्स देखिए, हम यहाँ पे ले रहे हैं आइटम्स। हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, बेड जो कि हॉस्पिटल्स में जो प्रोवाइडेड बेड्स होते हैं पेशेंट्स के लिए उनकी बात कर रहे हैं, डिस्पेंसरी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात कर रहे हैं, सब सेंटर्स की बात कर रहे हैं और CHC की हम बात कर रहे हैं। 1951 से हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। देन 1981 में यानी कि नियर अबाउट जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले क्या सिचुएशन थी, 2000 तक आते आते क्या सिचुएशन रही और 2014-15 यानी कि रिसेंटली हम चेक करें कि जो एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो किस तरह से रहा था, ठीक है। तो इसको हॉस्पिटल्स को अगर हम चेक करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अगर हम चेक करते हैं 2694 थे, फिर ये बढ़ गए 6805 हो गया, देन 158888 यानी कि जो डिजिट्स का देखो एक्सपेंशन हो रहा है, देन 19653। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो और बहुत ओपन अप हुए हैं, एक्सपेंड हुए हैं। बट अगर हम एक और साइड देखते हैं कि उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी कितनी बड़ी है, उसके साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी कितनी बड़ी हैं, तो इस चीज़ को भी मतलब जो रेशियो है वो भी हमारा उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब है गवर्नमेंट बेड का अगर हम देखते हैं 1700504358719896 और ये 75, ये भी हम देखते हैं कि एनालाइज इजीली कर पा रहे हैं, डिजिट्स को देख पा रहे हैं कि जो बेड है गवर्नमेंट बेड है उनका भी एक्सपेंशन हुआ है ऑब्वियसली फ्रॉम 1951 टू 2014-15। डिस्पेंसरीज को देखो, अगर डिस्पेंसरीज 1951 में कितनी थी, 6600 थी ओनली, लेकिन अब ये कितनी हो गई है, 2,06,325 हो गई है। तो क्लियर कट हम इसमें भी विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं। PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, PHC फुल फॉर्म्स एब्रिविएशन स्टूडेंट्स के साथ साथ नोट डाउन करते जाना, उसको अपनी कॉपी में बुक में लिख लो, मार्क कर लो। PHC 725 थे और अब देखो जो पब्लिक हेल्थ केयर जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, उनका भी जो हम क्राइटेरिया देखते हैं, जो डिजिट्स देखते हैं वो भी एक्सपेंड हो गए हैं। 25,308 एक्सपेंड हो गए हैं। सब सेंटर्स जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के जो नीचे होते हैं और जो CHCs हैं पहले कोई नहीं था लेकिन धीरे धीरे ये भी ओपन अप हो गए हैं। तो यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स भी आफ्टर इंडिपेंडेंस और अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा रेज हो गए हैं काफ़ी, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और उस पर भी फोकस स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो हेल्थ केयर सेंटर का जो स्टेटस है, स्टूडेंट सिस्टम है, तो वो 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम कैसे, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जहाँ पे मतलब कि बेसिक डिस्पेंसरीज जैसे कि आप कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में होती हैं, जो फर्स्ट एड जिसको हम बोल सकते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिक जो डिस्पेंसरीज होती हैं वो सारी फैसिलिटीज
कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइप से उसका ट्रीटमेंट करके, डायग्नोस करके, तो जैसे कि एक्सरेज वगैरह करके, जैसे हमारी सिटी में भी ओपन अप है, तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट डायग्नोस करके उस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। दैट ऑल विल बी डन इन द सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। थर्ड हमारे पास आता है टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स जैसे कि एम्स इन दिल्ली है, ठीक है, फोर्टिस है, पीजीआईज है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो पाता प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में, वो कहाँ पर ट्रीट किया जाता है, वो ट्रीट किया जाता है टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर में। तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स की, आपको पता है कि प्रॉपर जिस चीज़ का भी जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो सारा ट्रीटमेंट प्रॉपर डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट। सो दिस ऑल विल बी कवर्ड अंडर टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, देखो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने आपको बात किया कि आप दूसरी साइड भी देखो कि पॉपुलेशन भी उससे अकॉर्डिंगली कितनी रेज हो रही है, और जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, उस अकॉर्डिंगली हमें चाहिए होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हेल्थ केयर सेंटर में। मोर देन 70% जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, आर ओपनड अप बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली, राइट। एंड नेक्स्ट 60% ऑफ द डिस्पेंसरीज आर covered by the private sector. In 2011-12 की अगर हम बात करते हैं, मोर देन 13 लाख जो बेड्स हैं वो कवर अप किए थे प्राइवेट सेक्टर ने। मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल। जो अगर हम ये बात करते हैं 2011-2001-2 की, तो 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो कि 22 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब हम कहते हैं कि 70% जो रोल है जो हेल्थ केयर सेंटर का, वो कौन ले रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर ट्रीट कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, राइट। और ट्रीट तो कर ही रहा है, रैदर जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहा है, और तीसरा क्या है, हमारी पूरी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में, हेल्दी करने में सबसे बड़ा रोल जो कौन प्ले कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले कर रहा है, राइट। अच्छा, ये हमारा पास हो गया रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब हम चलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। एक जो सिंगल सिस्टम है, दैट इज सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर क्या है, इसको हम आयुष के नाम से जानते हैं, और आपने इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैंने स्पेशली आपको मेंशन किया है, दैट इज ए फॉर आयुर्वेदा, वाई योगा, यू यूनानी, एस जो नेचुरोपैथी, एंड एच इज होम्योपैथी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ISM जो इंडियन मेडिकल सिस्टम ओपन अप है, वो 3167 हॉस्पिटल्स जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ओपन अप किए हुए हैं, 26,000 डिस्पेंसरीज ओपन अप की हुई हैं, एंड 7 लाख जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं वो एक्नॉलेज्ड में है अंडर द ISM, दैट इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट। स्टूडेंट्स, ये आपने जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपने नोट करके रहना है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर का हमने रोल तो देखा कि दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक आपको पता है कि अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगी।
डीमेरिट्स क्या आ रही हैं कि ये जो सिस्टम है नॉट फुली द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है क्वैक्स की। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ क्वैक्स। क्वैक्स होता है कि जो इलीगल वे से, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है वो, लेकिन फिर भी अपनी जो फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज इलीगल, जो कि डॉक्टर्स की डिग्री लिए बिना ही काम करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वैक्स बोलते हैं। तो ये भी आप मार्क कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें कितना पता चलता है, जैसे हमने बात की थी HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, तो हम इसकी बात करते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर करते हैं, इंडिया, चाइना, USA और श्रीलंका के साथ अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में है, दैट इज 38 पर 1000, एज कंपेयर टू चाइना, USA एंड श्रीलंका, वहां पर 9 पर 1000 है, USA में 6 पर 1000 है, श्रीलंका में 8 पर 1000 है। अगर हम स्किल्ड अटेंडेंट्स की बात करते हैं कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पर स्किल्ड अटेंडेंट्स कितने हैं, तो सबसे ज्यादा स्किल्ड अटेंडेंट्स कम है इंडिया में 74 पर 1000, चाइना में 100 पर 1000 एंड 99 इन USA, अगेन जो श्रीलंका में है 99। हेल्थ एक्सपेंडिचर की हम अगर बात करते हैं कि जो टोटल जो हम हमारा एक्सपेंडिचर, जो बजट प्लान होता है, तो उसमें जो हेल्थ एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ओवरऑल जो हम बजट डिसाइड करते हैं, तो वो GDP का कितना पार्ट हेल्थ एक्सपेंडिचर पर जाता है, दैट इज 4.7%, very less in India as the population is increasing. चाइना में 5.6 है, USA में सबसे ज्यादा है, दैट इज 17, एंड जो श्रीलंका है उसमें 3.5 है। तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में देखो, डेवलप्ड कंट्रीज जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर सेंटर्स पे हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, राइट। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ पे ज़्यादा होना चाहिए, तभी GDP भी रेज करेगी, जैसे हमने पहले भी यहाँ पर बात करेगी कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जो एफिशिएंसी, जो कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं, वो इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इसी में, रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड दैट मीन्स जो रिच और पुअर के बीच में जो डिवाइड है, दैट इज वेरी वाइड अनफ। रूरल एरियाज में आपको पता है स्टूडेंट्स कि 70% ऑफ द पीपल वर लिव इन द, दे आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में अगर मोस्टली पॉपुलेशन रह रही है, तो सबसे ज्यादा खर्चा वहां पर करने की जरूरत है। अगर हम देखते हैं एक्सपेंडिचर में, तो वहां पर देखो कितना ज्यादा गैप है, जिसको हमने रूरल अर्बन डिवाइड या रिच पुअर डिवाइड करके डिनोट किया है। 20% जो हॉस्पिटल्स, सिर्फ 20% हॉस्पिटल्स ही 70% पॉपुलेशन को मिल रहे हैं, और 50% डिस्पेंसरीज है, 30% सिर्फ बेड अवेलेबल होते हैं। बाकी जहाँ पर कम प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, वहाँ पर 70% वहाँ पर है। तो that is a very wide enough gap between the rich and the poor, or we can say that the gap between the rural and urban areas are very widened. Next is 0.36% hospitals and 1 lakh per lakh people. सिर्फ और सिर्फ 0.36% जो हॉस्पिटल्स हैं हर लाख लोगों के पीछे, ठीक है। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, तो वहाँ पर तो जो हेल्थ केयर सेंटर्स की या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्सन अप है, बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है, कि उनको प्रॉपर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं
पाती हैं। वुमेन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं सिचुएशन और ज़्यादा खराब है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का 50% मेल है, 50% जो है फीमेल है। और अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है, मतलब पर 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं। 2001 की अगर हम बात करते हैं तो 927 पर 1000 है, लेकिन 2011 तक जाते जाते ये और ज़्यादा डाउन हो गया, रैदर कि इंक्रीज होने की, तो ये हो गया है 914 पर 1000। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हेल्थ स्टेटस वुमेन का कैसा है। 3 लाख गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 15 years आर गॉट मैरिड, उनकी शादी कर दी जाती है और इस एज में एक बेबी, तो दैट टोटली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट। नेक्स्ट इज 50% ऑफ द मैरिड वुमेन, अगर हम डाटा को यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि 50% ऑफ द मैरिड वुमेन इन इंडिया आर अनेमिक। अनेमिक मीन्स जहाँ जिसमें ब्लड की कमी होती है, अनेमिक है। और जो न्यूट्रिशन फैसिलिटीज हैं उनको प्रॉपर अवेल नहीं करवाई जाती हैं। रैदर आप देखो कि फैमिली को चलाने के लिए, आगे जो बच्चों को बड़ा करने के लिए उनके हेल्थ स्टेटस के साथ किस तरह से जो हेल्थ स्टेटस है वो किस तरह से डाउन होता जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है जो हेल्थ है स्टूडेंट्स, वो बेसिक राइट है, मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ में हो। अगर कोई डिजीज़ स्प्रेड होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए। अब जो अगर हम क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप देख सकते हैं कि इनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का वो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर एक काम करने की ज़रूरत है। दूसरा हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि हम कहते हैं एड्स है, सार्स है, राइट। तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, तो इस पर भी अभी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांस होने की ज़रूरत है। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, 30% ऑफ द अर्बन एरियाज आर स्टिल are not getting the proper sanitation facilities, मैन पावर प्रॉपर नहीं है, और जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का अभी भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट को इसमें भी काम करने की ज़रूरत है कि अगर है तो उन पर भी प्रॉपर चेक रखा जाए। जो क्वैक्स की जैसे हमने बात की थी, तो इन पर भी प्रॉपर चेक होना चाहिए। तो ये जो एक बेसिक हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसको जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा तब तक ग्रोथ जीडीपी नहीं हो सकती। दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट स्टूडेंट्स। विद दिस आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक इज ओवर। आपने स्टूडेंट्स डाटा को अच्छे से एनालाइज करना है, पॉइंट्स जितने हो सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करने हैं इंडियन इकोनॉमी में, राइट। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।